हाँ बच्चों, देखिए ऑडियो वीडियो पूरी तरह से क्लियर है। तो आज आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, वन शॉट में ईसीएस पढ़ाऊंगा। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, ठीक है, ये सारी डिटेल इस लेक्चर में मिलेगा। आपका लेक्चर 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच का होगा। उसमें सारा डिटेल दे दूंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें से 90% इसी मैकेनिज्म का यूज होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जितनी भी रिएक्शन करते हैं उनमें से 90% रिएक्शन में इसी मैकेनिज्म का यूज होता है। तो चलो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। देखो, सबसे पहले आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। इसको जरा सभी बच्चे गौर से समझेंगे, ठीक है, ध्यान दो क्या है। नाम लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होता क्या है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे ये बेंजीन है। कोई क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे ये बेंजीन। ये देखो, अब इस पर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं। ये देखिए, अब बेंजीन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। गौर समझिएगा, ये देखिए बेंजीन ये है। अब इस पर मैंने किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, सपोज करो। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या मान के चलते हैं, मैंने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में क्या पढ़ाया है कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इसका मतलब ये प्लस है, एक तरह से प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को। और बेंजीन रिंग के पास क्या है, माइनस है। क्यों, मल्टीपल बॉन्ड है। तो देखो, ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल एज ए प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल एज ए प्लस चार्ज, और बेंजीन एज ए माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है। अब बताओ, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स। अब अट्रैक्शन फोर्स कहां ज्यादा होगा, जहां पे माइनस ज्यादा होगा वहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। भाई प्लस चार्ज तो इतना है, मगर माइनस चार्ज कहां कहां है, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन पे 6 कार्बन है जहां पर माइनस चार्ज आ रहा है। अब इनमें से माइनस चार्ज किसके पास ज्यादा है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, प्लस। प्लस किस पे अटैक करेगा, जिस पे माइनस ज्यादा हो, जिस पे माइनस ज्यादा हो। अब बेंजीन क्या होता है बच्चों, बेंजीन होता है सिमेट्रिकल। बेंजीन कैसा होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है। ईच कार्बन कैरी सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ईच कार्बन हैव सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बेंजीन सिमेट्रिकल है जिसकी वजह से हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है। तो इसका मतलब हर कार्बन पे माइनस चार्ज सेम है। तो इलेक्ट्रोफाइल का चाहे जिस पे अटैक करा दो। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज है और उसका माइनस के साथ अट्रैक्शन है, और सब पे माइनस बराबर है तो सब पे बराबर अट्रैक्शन कर रहा है, तो किसी पर भी कर लो। तो देखो, मैंने इस पर अटैक कराया। तो देखो, अटैक कराने में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, रिंग के पास, इसीलिए एरो देखो इधर से इधर जाएगा। अब जब ये एरो जाएगा तो भाई पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। आप जिसको चाहो उसको ब्रेक कर सकते थे। ये देखिए, ये वाला आपने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ये कैसा था, एरोमेटिक था। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक। अब जो कंपाउंड है ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लेनर नहीं है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ये देखो इंटरमीडिएट
कार्बेनियम आयन बन गया है, कार्बेनियम आयन, ये देखो। और ये नॉन एरोमेटिक है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक गए हो तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, तो ये अपने को तुरंत स्टेबल करेगा। और स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। इसको वो तुरंत एरोमेटिक में ले जाएगा। क्यों? एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में गए तो ये रिएक्शन का स्टेप कैसा होगा? ये स्लो स्टेप होगा। ये स्लो स्टेप क्यों होगा? क्योंकि आप एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जा रहे हो। अब ये तुरंत अपने को एरोमेटिक करने की कोशिश करेगा। तो एरोमेटिक कैसे करेगा? ये प्रोटॉन निकाल देगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और प्रोटॉन निकल गया, इस तरह से प्रोटॉन निकल गया। अब पूरी मैकेनिज्म में देखो हुआ क्या है। यदि आप अच्छे से देखो तो पूरी मैकेनिज्म में क्या हुआ है। अब देखो एरोमेटिक से एरोमेटिक, अब ये फिर एरोमेटिक हो गया। ये देखिए अब पूरी मैकेनिज्म में क्या हुआ है चेक करो। ये एक इलेक्ट्रोफाइल था और जो ये निकला है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल को इस इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस किया है। चेक करो, ये इलेक्ट्रोफाइल था और जो निकल के आया वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और किस तरह के कंपाउंड में हुआ है? एरोमेटिक कंपाउंड में हुआ है। इसी वजह से नाम है मैकेनिज्म का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल का दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हो गया है। और वो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है? ऐसे होता है। वो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है? ऐसे होता है। तो क्या हुआ है आप गौर से देखो, एक प्लस चार्ज, सिंपल लैंग्वेज में समझो जरा, एक प्लस चार्ज है, कहां अटैक करेगा? जहां पर माइनस ज्यादा हो। बेंजीन में माइनस क्या है? बराबर सब पर, तो किसी पर भी अटैक करा दो, करा दिया। अटैक कराने से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कार्बोकैटायन बन गया। अब ये नॉन एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक आए हो, इसका मतलब स्लो स्टेप होगा। और जो स्लो स्टेप होगा तो उसी को कहते हैं आरडीएस। उसी स्टेप को क्या कहते हैं? आरडीएस। आरडीएस का मतलब रेट को डिफाइन करने वाला स्टेप, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, रेट को डिफाइन करने वाला स्टेप, उसी को कहते हैं आरडीएस। और वो हमेशा कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। और ये स्टेप स्लो है। अब जब ये बन गया तो फिर इसको एरोमेटिसिटी चाहिए। क्यों? एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हुआ है तो ये अपने को फिर स्टेबलाइज करने के लिए एरोमेटिक हो जाता है। और ये प्रोटॉन के 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लेते हैं, प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया है। और किस तरह के कंपाउंड में किया है? एरोमेटिक कंपाउंड में किया है। इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, बस एक इलेक्ट्रोफाइल देखना है। अल्टीमेट देखो क्या हुआ है, बस एक इलेक्ट्रोफाइल देखना है और बेंजीन में चिपका देना है। फाइनल प्रोडक्ट तो यही है ना। कहां चिपकाना है? चाहे जहां चिपकाओ। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास माइनस चार्ज बराबर है। भाई प्लस वाला कहां चिपकेगा? माइनस में चिपकेगा। और बेंजीन के पास माइनस चार्ज बराबर है हर कार्बन पे, तो चाहे जहां चिपका दो, चाहे जहां चिपका दो। बस इसी मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं। अब आपको कुछ नहीं देखना है, बस इलेक्ट्रोफाइल देखो, इलेक्ट्रोफाइल देखो और बेंजीन पे जहां मन हो वहां चिपका दो बस। क्यों? कहां चिपका दे? जहां मन हो। क्यों? क्योंकि हर जगह पे माइनस चार्ज बराबर है और प्लस कहां जाएगा? माइनस पे। और माइनस सब जगह बराबर है तो चाहे जहां भेज दो, चाहे जहां भेज दो। तो अब इसी चीज को मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखो अब हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन का एडिशन। अब हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेगा? तो बस मुझे ये सिखाना है, मुझे अब कुछ नहीं करना है, बस इलेक्ट्रोफाइल सिखाना है, बेंजीन पे जोड़ दोगे।
हमें कुछ नहीं सिखाना है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल सिखाना है, बेंजीन पे जोड़ दोगे। जैसे ये देखो, मैंने कहा मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल है, बताओ क्या होगा, ये बेंजीन है। अब मैंने कहा भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है, बताओ क्या होगा, आंसर बताओ। अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन पे जोड़ दो। कहां जोड़ना है, बेंजीन सिमेट्रिकल है, चाहे जहां जोड़ दो, चाहे जहां, सब क्लोरोबेंजीन ही है, सारी लोकेशन एक जैसी है, तो बस आपने जोड़ दिया, बस यही है इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रियलिटी में यहां से यहां तक का पहुंचने का रास्ता क्या है, ये रास्ता है। पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ये बनाया इंटरमीडिएट, और फिर ये रिजल्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन में चाहे जहां जोड़ दो, सब नॉमेनक्लेचर सेम है, क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें दो चीजों पे फोकस रखना है, एक इलेक्ट्रोफाइल कौन है, दूसरा निगेटिव चार्ज कहां ज्यादा है, क्यों, प्लस कहां जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। तो हमें दो बातें बस पता होनी चाहिए, पहली इलेक्ट्रोफाइल कौन है, दूसरी निगेटिव चार्ज कहां ज्यादा है, बस। और बेंजीन का केस है तो निगेटिव चार्ज भी नहीं पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बेंजीन के केस में निगेटिव चार्ज हर जगह पे क्या है, बराबर है। बेंजीन के केस में निगेटिव चार्ज हर जगह पे क्या है, बराबर। बेंजीन के केस में निगेटिव चार्ज हर जगह पे बराबर है। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको दो काम करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल कौन है ये पहचानना है, और दूसरा निगेटिव चार्ज कहां ज्यादा है ये पहचानना है, और बस जोड़ते चले जाओ, बस और कोई काम ही नहीं है, ये लो। और इस पैटर्न की एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, बेंजीन, टाइलुइन, फिनॉल, एनिलीन, अल्कोहल, मतलब कि बेंजल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब इसी तरह की रिएक्शन शो करते हैं। 90% रिएक्शन इसी पैटर्न पर है एरोमेटिक कंपाउंड की। तो आप मैकेनिज्म का पैटर्न समझ पाए, क्या करना है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है और चिपका देना है। कहां चिपकाना है, जहां पर माइनस ज्यादा हो, क्यों, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो हमें दो काम करने हैं। अब मैं आपको सीएचडी लिखता हूं इसका, अब मैं इस मैकेनिज्म का सीएचडी लिखता हूं, जैसे आपके दिमाग में बात रहे, जैसे आपके दिमाग में ये सारी बातें रहे। देखो हमारा फोकस किन बातों पर होना चाहिए, देखिए सीएचडी जरा समझो, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके जरा मेन पॉइंट समझिए और समझ के ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों, सॉरी, देखो ये बेंजीन है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा तो वो क्या बनाएगा, इस तरह का इंटरमीडिएट बनाएगा, इस तरह का, ऐसे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ऐसे। मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का दिखाया जाता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो देखो इसकी ओर हेड का आ गया है। ये स्टेप स्लो स्टेप है, इसीलिए इस स्टेप को हम आरडीएस कहेंगे, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। फिर ये क्या करेगा, फिर ये एरोमेटिसिटी को गेन करेगा, अपने को फिर से एरोमेटिक करेगा, ऐसे। तो देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। आप सुनते जाइएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको किन बातों पर ध्यान रखना है, तो एक एक करके हमें बस इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है और कहां चिपका देना है, जहां पर माइनस चार्ज ज्यादा हो। माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जरा गौर सुनो। इलेक्ट्रोफाइल को
जहां पर माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां लगा देना है। बस इतना काम करना है, आपको इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है और जहां पर माइनस चार्ज ज्यादा है वहां पर लगा देना है। अब अगला पॉइंट, बेंजीन के केस में क्या है? बेंजीन के केस में माइनस चार्ज सब जगह बराबर है, इक्वल माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हर एक कार्बन पर, ईच कार्बन। सभी कार्बन पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है, तो चाहे जहां लगा दो, क्लियर? बस आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल है कौन, बस लगाते चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लगाते हैं। तो अब जरा इन बातों को समझो। देखिए, यदि कहीं पे हैलोजिनेशन हो रहा है तो हैलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जरा समझो। हैलोजिनेशन हमेशा कराया जाता है X2 ऑब्लिक, गौर से देखो, AX3 की प्रेजेंस में या X2 ऑब्लिक BX3 की प्रेजेंस में। मतलब हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि X2 कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जैसे देखो Cl2 प्लस AlCl3, AlCl3 क्या करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है ऐसे। अब ये देखो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो हैलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? हैलोजन पॉजिटिव। और जनरेट कैसे होता है? ऐसे, ये देखो, जैसे FeCl3 है तो ये क्या करता है? ये भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है ऐसे। ये देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो हैलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? हैलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? X पॉजिटिव। ध्यान रखोगे, X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा हैलोजिनेशन का। और वो जनरेट कैसे होगा? इस तरह से जनरेट होगा। किस तरह से जनरेट होगा? ऐसा लिखा होगा, X2 ऑब्लिक AlCl3, Cl2 ऑब्लिक FeCl3, Br2 ऑब्लिक AlBr3, Br2 ऑब्लिक FeBr3। कुछ इस तरह की चीजें लिखी होंगी, हो सकता है ये भी लिखा हो, तो भी लगभग बात वही है। X2 ऑब्लिक Fe, ये भी वही काम करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल, हैलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल समझ गए क्या होगा? हैलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल है क्या? हैलोजन पॉजिटिव। और कहां पे लगेगा? जहां पर माइनस चार्ज ज्यादा है। और बेंजीन के केस में माइनस चार्ज कहां ज्यादा है? सब जगह पे। अच्छा, अब इसके बाद मान लो कहीं नाइट्रेशन हो रहा हो। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो देखो, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लिया जाता है नाइट्रेशन में। HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं वो होता है NO2 पॉजिटिव। कैसे जनरेट करते हैं अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो कैसे करते हैं। देखिए, ये HNO3 है, मैंने HNO3 का फिगर आपके लिए बना दिया, और ये H2SO4 है। अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, मगर दो एसिड की रिएक्शन में एक एसिड की तरह काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है। तो ये काम करता है एसिड की तरह, हाँ प्रोटॉन डोनेटर है, और ये काम करता है यहां बेस की तरह। पावर के हिसाब से इसकी पावर ज्यादा है,
ये अपना प्रोटॉन इसको देता है, तो जब इसको प्रोटॉन मिला तो ये ऐसे हो गया, देखना, और ये हो गया ऐसे। इसको हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। अब ये क्या करता है, ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है और ये जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो NO2 पास 2, तो H2SO4 और HNO3 मिलके NO2 पास 2 जनरेट करते हैं। ये है नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल। जनरेट कैसे करते हैं, ऐसे। H2SO4 एसिड की तरह काम करता है और ये प्रोटॉन डोनेट करता है किसको, एस्टिक एसिड को। इस रिएक्शन में एस्टिक एसिड बेस की तरह काम करता है। क्यों, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना, इसने प्रोटॉन गेन किया है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और ये प्रोटॉन डोनर है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, प्रोटॉन डोनर एसिड। तो HNO3 बेस की तरह बिहेव करता है, H2SO4 एसिड की तरह करता है। इसने प्रोटॉन दिया, ये बन गया, इसने वाटर निकाल दिया तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो अब हमें बार बार ये रिएक्शन नहीं करनी है, हमें पता चल गया है कि नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल NO2 पास 2 है। और कैसे बनता है, ऐसे। हैलोजिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल हैलोजन पास 2 है, कैसे बनता है, ऐसे। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये रेजेंट देखेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, चिपका देंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे अभी बताऊंगा, पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना सिखा दूं। हैलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, अब देखो जरा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, सल्फोनेशन में यूज किया जाता है कंसंट्रेट H2SO4। क्या यूज किया जाता है, कंसंट्रेट H2SO4। और बच्चों इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है, SO3 होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूट्रल है, देखो इस पे प्लस नहीं है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे जनरेट होता है, एक H2SO4 काम करता है एसिड का और एक H2SO4 काम करता है बेस का। दो H2SO4 आपस में रिएक्शन करते हैं, एक काम करता है एसिड का, एक काम करता है बेस का। ये देखो, तो इस तरह से ये रिलीज हो जाता है। ऐसे, ये देखिए, अब क्या होगा, ये वाटर निकाल देगा ऐसे। तो जब ये वाटर निकल गया तो ये ऐसे आ गया, ये देखो। अब ये प्रोटॉन दे देता है इसको, बनता है SO3 और ये आया H2SO। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है जी। तो ध्यान रखना, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3 है और ये न्यूट्रल है। बाकी दोनों के इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव थे, ये न्यूट्रल है इलेक्ट्रोफाइल। तो सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3। और SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो जरूरत से ज्यादा है, चेक करो, मगर वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3। ठीक है, कौन है, SO3। अच्छा, अब जरा इस बात को गौर से समझो कि करते कैसे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कहीं सल्फोनेशन कराया गया तो हम समझ गए इसका इलेक्ट्रोफाइल SO3 है, इसका इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। नाइट्रेशन कराया गया तो हम समझ गए इसका इलेक्ट्रोफाइल NO2 पास 2 है। और हाइलोजिनेशन कराया गया तो हम समझ गए इसका इलेक्ट्रोफाइल X पास 2 है। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, X पास 2। बस चिपकाते चले जाओ।
किसी ने कहा कि भाई एक काम करो, लो आप बेंजीन का ऐसे करो। देखो किसी ने हम लोगों से ये बात बोली, शायद बेंजीन मेरे पास होगा, बेंजीन का फिगर नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, बेंजीन का तो फिगर देना चाहिए था, बाकी पिपेट टिपेट का क्या करेंगे हम लोग, है कि नहीं दोस्त। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे। देखिए बेंजीन, अब ये बेंजीन है ऐसे, अब किसी ने कहा यार बेंजीन की ये रिएक्शन करा रहा हूं मैं, कौन सी जरा देखो, और प्रोडक्ट बताओ। देखिए मैंने कराया बेंजीन का ये, प्रोडक्ट बताओ। अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये हैलोजिनेशन है। फिर किसी ने कहा मैंने कराया ये, अब ये कौन सा रेजेंट है, नाइट्रेशन का रेजेंट है। किसी ने कराया, मैंने बेंजीन का कराया सल्फोनेशन, ये क्या है, सल्फोनेशन का रेजेंट है। अब आपको बस पता होना चाहिए कि इनके इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बस जोड़ते चले जाओ। अब यदि ये हैलोजिनेशन है तो इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हैलोजन पॉजिटिव, ये लो आंसर आ गया। नाइट्रेशन है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 पॉजिटिव, आंसर आ गया, चाहे जहां जोड़ दो। अब ये सल्फोनेशन है तो इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3, ये लो आंसर आ गया। अब गौर से समझना, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, मगर जुड़ता क्या है, SO3H। कैसे समझाता हूं, देखो आपको मैं समझाता हूं, तो आगे से हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, मगर अभी एक बार समझा देता हूं। देखो ये SO3 है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो भाई किसी को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इन सबको इलेक्ट्रॉन मिले तो ये न्यूट्रल हो गए, क्योंकि पहले प्लस थे, प्लस को इलेक्ट्रॉन मिला न्यूट्रल हो गया, प्लस को इलेक्ट्रॉन मिला न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन मिला तो माइनस हो गया, न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन मिला तो माइनस हो गया। अब ये ऐसे आता है, जब ये एरोमेटिसिटी फॉर्म करेगा तो ये प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा, इसी को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास माइनस है, तो ये प्रोटॉन ये गेन कर लेता है और ऐसे हो जाता है। तो सल्फोनेशन में रिजल्टेंट क्या जुड़ता है, SO3H, मगर उसका इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है। जुड़ता क्या है, SO3H। अब फ्यूचर में ध्यान रखिएगा कि सल्फोनेशन में हमें जोड़ना क्या है, SO3H, मगर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3। ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रोफाइल कुछ है, जुड़ कुछ रहा है, उसका रीजन है ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इस पे माइनस आ जाता है, तो जो ये प्रोटॉन निकलता है वो इस माइनस को मिल जाता है। और बाकी इलेक्ट्रोफाइल कैसे थे, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या हो गए, जीरो हो गए, इलेक्ट्रॉन मिलने से जीरो हो गए, इलेक्ट्रॉन मिलने से माइनस हो गया, तो अपने को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको प्रोटॉन गेन करना पड़ा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सल्फोनेशन में जुड़ता क्या है, SO3H, मगर उसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3, मगर उसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, न्यूट्रल SO3। कहां जोड़ना है, चाहे जहां जोड़ दो। क्यों, बेंजीन के पास माइनस चार्ज बराबर है। मान लो बेंजीन ना हुआ, कोई और एरोमेटिक कंपाउंड हुआ तो कैसे करोगे,
तो भाई सिंपल सी बात है, रूल क्या है, जहां पर निगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां पर जुड़ेगा। क्यों? प्लस कहां जुड़ेगा? जहां पर निगेटिव चार्ज ज्यादा है। यदि बेंजीन नहीं है तो फिर क्या करोगे? देखो, इन केस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव के केस में क्या होगा? रूल वही है, जहां पर माइनस चार्ज ज्यादा है वहां जोड़ो, बस। अब कहीं पर भी नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि बेंजीन डेरिवेटिव में कहीं पर माइनस ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। बेंजीन में सब जगह बराबर होता है। इन केस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव क्या करोगे? हाई माइनस चार्ज जिस कार्बन पे होगा, हाई माइनस चार्ज जिस कार्बन पे होगा, वहां इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। क्यों? भाई प्लस है, कहां जाएगा? जहां पर माइनस चार्ज ज्यादा हो। अब ज्यादा कहां होगा ये कौन बताएगा? ये बताएगा उसके ऊपर वाला ग्रुप जो उसके ऊपर लगा होगा। आप सबको पता है कि यदि बेंजीन के ऊपर लगा ग्रुप कैसा है, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा है यदि वो प्लस आर है या प्लस एम है, तो वो क्या करता है? प्लस वाला कैसा चार्ज सप्लाई करता है? माइनस। कहां पे माइनस करेगा? आर्थो पे, पैरा पे। तो भाई आर्थो पे लगेगा वो। क्यों? आर्थो पे माइनस ज्यादा है। पैरा पे लगेगा। क्यों? पैरा पे माइनस ज्यादा है कि नहीं? मगर मान लो फंक्शनल ग्रुप कौन है? माइनस आर। कोई फंक्शनल ग्रुप वो है जो माइनस आर है या माइनस एम है, तो क्या होगा? तो भाई जिसके पास माइनस आर माइनस एम होता है वो क्या करता है? आर्थो और पैरा देता है। जो माइनस आर है माइनस एम है, आर्थो पैरा पे प्लस देता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पे ज्यादा है? आर्थो पैरा पे तो प्लस है, तो प्लस प्लस पे थोड़ी अटैक करेगा। तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां ज्यादा है? मेटा पे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा नहीं है, रिंग एक्टिवेट नहीं हुई है, रिंग डीएक्टिवेट हुई है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर चला गया है, बेंजीन रिंग से डिक्रीज करा है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है तो हम कहते हैं ये ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ये ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। अब जब बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसने खींच लिया तो हम कहते हैं ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। मगर रिलेटिवली कहां पे माइनस ज्यादा है? तो रिलेटिवली मेटा पे ज्यादा है। क्यों? मेटा पे प्लस नहीं है, आर्थो पैरा पे तो प्लस है। तो रिलेटिवली कहां ज्यादा है माइनस? मेटा पे। तो ये मेटा पे लगाएगा, तो ये क्या करेगा? मेटा पे लगाएगा। इसीलिए इस ग्रुप को बोला जाता है मेटा डायरेक्टिंग। मतलब यदि ये लगा है तो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल लगाओ। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि यदि माइनस आर वाला ग्रुप लगा है तो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल लगाओ। क्यों? क्योंकि मेटा पे निगेटिव ज्यादा है। और यदि प्लस आर वाला लगा है तो आर्थो और पैरा पे लगाओ। क्यों? क्योंकि आर्थो और पैरा पे ज्यादा है, इसीलिए इनको बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब आर्थो और पैरा को बता रहे हैं कि भाई आर्थो और पैरा पे जाके लगाओ प्लस चार्ज को। और मेटा डायरेक्टिंग में क्या है? वो बता रहा है मेटा पे जाके लगाओ। क्यों? क्योंकि भाई प्लस वाला कहां अटैक करेगा? माइनस पे करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब जरा देखो गौर से, और आपको दोनों आइसोमर बनाने होते हैं। जैसे ये देखो, अब मान लो इसकी जगह पे, देखो मान लो इसकी जगह पे, इसका कॉपी कर लेता हूं, है ना, इसकी जगह पे मैंने टाइलुइन ले लिया होता तो ये देखो, अब क्या होगा? तो पहले ये पता करो कि टाइलुइन कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग। तो टाइलुइन क्या होता है? प्लस आर। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। ध्यान है सबको?
कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, आर्थो पैरा डायरेक्शन होता है, यहां पे माइनस लाता है। याद है कि भूल गए सब लोग? अरे भैया भूलो नहीं यार, हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाया था भाई। बहुत मारूंगा दौड़ा दौड़ा के। कैसे दौड़ा दौड़ा के? दौड़ा दौड़ा के। ये देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखो माइनस आ गया, तो यहां पे माइनस आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, है। तो बताओ अब क्या होगा भाई? प्लस कहां जाएगा? जहां माइनस है। माइनस कहां है? आर्थो पे, पैरा पे। तो एक बार आप आर्थो पे लगा दो, एक बार आप पैरा पे लगा दो। क्यों? आर्थो वाला भी बनेगा और पैरा वाला भी बनेगा, ऐसे। क्यों? माइनस कहां ज्यादा है? आर्थो पे, पैरा पे। तो एक बार आप आर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो। सॉरी बच्चों, अब बताओ माइनस कहां ज्यादा है? आर्थो पे और पैरा पे। ये देखो लगा दिया। अब कहां पे लगाओगे? आर्थो पे और पैरा पे। ये देखो है, लगा दिया। आर्थो पे लगा दिया, पैरा पे लगा दिया, आर्थो पे लगा दिया, पैरा पे लगा दिया। बात समझ गए? बात समझे कि नहीं? अच्छा, टाइलुइन के नाइट्रेशन में, टाइलुइन का नाइट्रेशन स्पेशल है। टाइलुइन के नाइट्रेशन में कुछ मेटा वाला भी फॉर्म होता है। टाइलुइन का नाइट्रेशन स्पेशल है, ध्यान रखना। इसमें कुछ मेटा भी फॉर्म होता है। ये देखो, टाइलुइन का नाइट्रेशन स्पेशल है। क्यों स्पेशल है बताता हूं। देखो जनरली क्या होता है, पैरा वाला डोमिनेट करता है, ज्यादा फॉर्म होता है। क्यों? आर्थो वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। देखो ये देखो पास पास है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से आर्थो वाला जनरली माइनर होता है, कम बनता है, और पैरा वाला ज्यादा बनता है। मगर टाइलुइन के केस में अलग है, टाइलुइन के नाइट्रेशन में अलग है। ये मेजर है, सबसे ज्यादा ये बनता है, फिर ये बनता है सेकंड पे, और थर्ड नंबर पे ये सबसे कम बनता है। तो देखो जर्नली क्या होता है, आर्थो वाला मेजर होता है। जैसे यहां पर देखो आर्थो वाला ही मेजर है, ये भी मेजर है। इन जनरली क्या होता है, आर्थो वाला मेजर होता है। मगर टाइलुइन के केस में ध्यान रखना, आर्थो वाला मेजर ना होके पैरा वाला मेजर है। 46% ये होता है, 37% ये होता है। तो जरा इस वाली रिएक्शन को याद भी रखना कि यदि उसने मेजर माइनर पूछ दिया तो आप गलत कर बैठोगे, कुछ स्पेशल है। तो टाइलुइन के केस में ध्यान रखना, नाइट्रेशन में आर्थो वाला मेजर होता है। तो हमने अभी तक क्या बताया, आपको कुछ नहीं देखना है, बस माइनस देखना है, चिपका देना है। कहां चिपकाओगे? जहां पर ए प्लस देखना है। सॉरी, अभी अभी खाना खाया है ना, तो नींद आ रही है। हाँ, तो जहां पर आपको माइनस दिखे वहां चिपका दो, जहां पे ज्यादा माइनस हो वहां प्लस चिपकेगा। वहां पे प्लस चिपकेगा, बस इतना काम करना है। जहां पे माइनस ज्यादा होगा वहां पे प्लस चिपकेगा। कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं, वो बताता जा रहा हूं। नाइट्रेशन ऑफ टाइलुइन थोड़ा अलग है, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसको जरा देखना, नाइट्रेशन ऑफ टाइलुइन को। देखो
यदि आप टाइलुइन का नाइट्रेशन कर रहे हैं HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बस क्या क्या बनेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 पास 2। कहां कहां चिपकाओगे? आर्थो पे, पैरा पे। क्यों? आर्थो और पैरा पे माइनस ज्यादा है, तो आर्थो पे चिपकेगा, पैरा पे चिपकेगा। नाइट्रेशन के केस में कुछ मेटा पे भी ट्रेस मिले हैं, कुछ मेटा का भी ट्रेस मिला है। इसमें से मेजर ये होता है। ठीक है, पहली बात समझ। अच्छा, अब देखो ए पार्ट पढ़ा है तो बी भी पढ़ेगा, गौर से देखो। यदि टाइलुइन की रिएक्शन ऑफ फ्यूमिंग HNO3 से करा दो, मतलब भाप, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया आपने फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर से, आपने क्या किया है? आपने उसकी पावर बढ़ा दी है, इक्वस सोल्यूशन से ना करा के उसकी भाप से करा दी है, स्टीम से। तो क्या होता है, ये रुकता ही नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। पहले इसने आर्थो वाला बनाया, पैरा वाला बनाया, अब ये नाइट्रेशन करता चला जाता है। जब तक लोकेशन, सारी लोकेशन नहीं भर जाती, तब तक ये करता रहता है। यदि आप फ्यूमिंग लोगे तो जब तक सारी लोकेशन नहीं भर जाती तब तक करता रहेगा। जितनी भी निगेटिव लोकेशन है, ज्यादा निगेटिव वाली, सब भर जाएंगी। ये देखो, तीनों लोकेशन भर देगा, दोनों आर्थो और एक पैरा। जैसे जैसे NO2 लगता जाएगा रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। क्यों? NO2 कैसा है? NO2 कैसा है? -R, और -R रिंग पे कैसा देता है? प्लस चार्ज देता है। देखो, जब किसी पे NO2 ग्रुप आएगा तो वो क्या करता है? NO2 के पास डबल बॉन्ड है तो ये -R है, -R रिंग पे क्या देता है? प्लस। तो प्लस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? नहीं, ये तो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। रिंग को प्लस कर दोगे तो प्लस पे प्लस अटैक थोड़ी कर पाएगा। तो जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? टाइलुइन की है, उसके बाद इसकी। क्यों? क्योंकि रिंग क्या है? रिंग में डीएक्टिवेशन हो रहा है, फिर रिएक्टिविटी इसकी। इसीलिए हमेशा एक बार पोजीशन में लगता है, एक से ज्यादा बार नहीं लगता है। एक से ज्यादा बार रेयर केस में लगता है, एक से ज्यादा लोकेशन में रेयर केस में लगता है। जैसे देखो टाइलुइन के केस में लगा है। क्यों? रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्लस ला रहा है ना, और प्लस ला रहा है तो क्या हो रहा है भाई? प्लस पे प्लस थोड़ी अटैक करेगा, है ना? तो देखो, टाइलुइन में दो केस होते हैं। आप यदि कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 का इक्वस सोल्यूशन ले रहे हो तो आर्थो और पैरा पे लगेगा बस, और कुछ मेटा वाला भी आएगा। इसमें से आर्थो वाला मेजर होगा, जबकि इन जनरल पैरा वाला मेजर होता है, जबकि इन जनरल पैरा वाला मेजर होता है, मगर इसके केस में आर्थो वाला मेजर होता है। अच्छा, अब नॉर्मल करेक्टर है, मगर यदि फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 ले रहे हो, मतलब स्टीम ले रहे हो हाई टेम्परेचर पे, तो ये जितनी भी आर्थो पैरा पोजीशन है सबको एक एक करके भर देता है ऐसे, और ये बनाता है। अब इसका नाम क्या है? तो नाम कर लो भाई, नॉमेनक्लेचर तो आपको आता ही है। तो देखो कहां कहां पे लगा है, 2 पे लगा है, 4 पे लगा है, 6 पे लगा है।
ट्राई नाइट्रो, और कंपाउंड का नाम क्या है, टाइलुइन। अब देखो इसको बोलते हैं TNT, TNT 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटाइलुइन। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटाइलुइन, TNT। और ये एक्सप्लोसिव होता है, बम बनाने के काम में आता है। ये एक्सप्लोसिव होता है, बम बनाने के काम में आता है TNT। अमोनियम नाइट्रेट के बम अभी बनाए जाते हैं, आज से 10 साल पहले TNT के बम बनाए जाते थे। अब अमोनियम नाइट्रेट के बम बनाए जाते हैं। और अमोनियम नाइट्रेट के बम इसलिए अब बनाए जाते हैं क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट मिल आसानी से जाता है, क्योंकि खेती में यूज होता है, तो आसानी से मिल जाता है बल्क में। और TNT का बम ज्यादा खतरनाक है, मगर ये मिलता नहीं है ना, इतने लार्ज अमाउंट में TNT किसी में यूज ही नहीं होता है, तो तुम कैसे मार्केट से ले लो जाके। और अमोनियम नाइट्रेट खेती में यूज होता है, तो लार्ज अमाउंट में आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से आप देखते हो ना कि यार अमोनियम नाइट्रेट से बना हुआ बम फटा, तो ऐसा नहीं कि कोई वो बहुत अच्छा बम बनाता है अमोनियम नाइट्रेट। प्रॉब्लम ये है कि अमोनियम नाइट्रेट आसानी से मिल जाता है और सस्ता होता है, तो आसानी से उसको आप ले सकते हो, इस वजह से उसके बम बनाते हैं वो लोग अमोनियम नाइट्रेट के, है ना। अच्छा, इस बात को समझो, TNT ये क्या होता है, 2,4 ट्राई नाइट्रोटाइलुइन। इसको क्या बोलते हैं, 2,4 ट्राई नाइट्रोटाइलुइन। 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी, तो 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, कितने हैं, 3। क्या है, नाइट्रोटाइलुइन। 2,4 टाई नाइट्रोटाइलुइन इसका नाम होता है। तो मैंने क्या बताया कि आपको कुछ नहीं देखना है, बस जहां पे आपको प्लस लगे वहां पे चिपका, जहां पे माइनस ज्यादा हो वहां पे चिपका दो। और कुछ अलग अलग स्पेशल केस है, उनको ध्यान रखो। अच्छा, बच्चों ने कहा सर ठीक है, समझ गए आपकी बात, आप कह रहे हो तो हम समझ गए, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, इनकी रिएक्टिविटी की बात हो जाए तो रिएक्टिविटी कैसे निकालोगे, देखना। अब मैं कॉन्सेप्ट देता हूं रिएक्टिविटी का। मान लो कहता है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो गौर सुनो, रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है। अगला पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ EAS, रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गौर से देखो, ये स्टेप स्लो स्टेप है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी तेजी से प्लस अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, माइनस पे। तो जितना ज्यादा माइनस होगा उतनी तेजी से अटैक होगा, क्यों, माइनस प्लस के बीच में क्या होता है, इलू टीलू। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी तेजी से रिएक्शन। तो आपको क्या देखना है, इसकी इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इस पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। मतलब जितना ज्यादा पावरफुल प्लस आर इफेक्ट लगा होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाता है, प्लस आर ग्रुप बढ़ाता है। तो रिएक्टिविटी प्लस आर ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, माइनस आर ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो रिएक्टिविटी है वो प्लस आर ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और माइनस आर ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों, प्लस आर ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और माइनस आर ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। और जितना ज्यादा माइनस होगा उतनी तेजी से प्लस अटैक करेगा, जितना ज्यादा माइनस होगा उतनी तेजी से प्लस अटैक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी ने कहा अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ EAS रिएक्शन। ए क्या दिया है, ए दिया है हमारा फिनॉल,
और बी हमारा दिया है बेंजोइक एसिड। अब बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? तो यार फिनॉल क्या है? प्लस आर ग्रुप है, याद है? बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम के पास लोन पेयर है या माइनस चार्ज है, तो वो प्लस आर है, और प्लस आर है तो माइनस चार्ज सप्लाई करेगा। और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम के पास यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो वो माइनस आर है, और माइनस आर है तो प्लस सप्लाई करेगा। अब बेंजीन की रिएक्टिविटी कौन बढ़ा रहा है? बेंजीन की रिएक्टिविटी ए बढ़ा रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा? ए जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा बी से। ए जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? बी से। क्यों? क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी कौन बढ़ा रहा है? प्लस आर ग्रुप। जितना ज्यादा माइनस उतनी तेजी से अटैक, और माइनस किसका ज्यादा है? इसका। अच्छा इन दोनों में बताओ, मैं कहूं जरा इनमें देखो, सबको याद है पावर, इसमें बताओ किसकी ज्यादा है? ये ए ये बी, ये फिनॉक्सी आयन है और ये फिनॉल है, तो पावर किसकी ज्यादा है? फिनॉक्सी आयन की। क्यों? आपको पढ़ाया है प्लस आर इफेक्ट किसका ऑर्डर, प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर यदि आप लोगों को याद हो तो ये है प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर, माइनस एन माइनस ओ NH2 OH, याद है सबको? इस तरह से चलता है CH3 ऐसे। तो जब उन पे माइनस आ जाएगी तो पावर और ज्यादा हो जाती है, ये देखो। इसी तरह कोई कहता है कि इनमें ऑर्डर बताओ, इससे पहले ये होगा OR। इसी की तरह से कोई कहता है कि इनमें ऑर्डर बताओ, फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है या एनिलीन? EAS के लिए, तो EAS का ऑर्डर क्या होगा? एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। एनिलीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? प्लस आर पावर एनिलीन की ज्यादा है। प्लस आर पावर किसकी ज्यादा है? एनिलीन की। तो एनिलीन की यदि प्लस आर पावर ज्यादा है तो एनिलीन तेजी से रिएक्शन करेगा, एनिलीन तेजी से रिएक्शन करेगा। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट करेगा, कौन स्लो करेगा। जैसे ये देखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सेलेक्ट द कंपाउंड, select the compound which show fastest electrophilic aromatic substitution reaction with halogen FeX3। सबसे ज्यादा फास्ट कौन देगा? ए बेंजीन, बी टाइलुइन, सी नाइट्रोबेंजीन, डी एनिलीन। तो बताओ सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन हाइलोजिनेशन किसका सबसे फास्ट होगा? तो देखो इसमें तो सिमेट्री है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब ये क्या है? प्लस आर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा रहा है, तो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव तो ये है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब ये क्या है? इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड वाला कैसा होता है? माइनस आर।
माइनस आर प्लस सप्लाई करेगा। ये तो बेंजीन से भी कम रिएक्टिव है, बेंजीन में कम से कम प्लस तो नहीं है, ये तो प्लस कर रहा है। अब ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी प्लस आर है। अब प्लस आर कैसा चार्ज सप्लाई करता है? माइनस। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है। तो ये तो बात समझ में आ गई, सी सबसे कम है, फिर ए है। अब ये दोनों बढ़ा रहे हैं। अब इसमें पावर चेक करोगे तो एन की पावर सी की पावर से ज्यादा होती है, एन की पावर सी की पावर से ज्यादा होती है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? टी। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? टी है। इसी का एक क्वेश्चन और इसमें चेक करो, ये देखो, इसमें बताओ। और ये बात मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? डी। बताओ, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, बताइए सब लोग। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ईएस रिएक्शन, सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा? तो देखो, ये सब एल्केन लगे हैं। एल्केन का आर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसकी वजह से डिसाइड हुआ है? एल्केन का मीजोमेरिक इफेक्ट किसकी वजह से डिफाइन है? नोट डाल के पढ़ाया है। एल्केन का मीजोमेरिक इफेक्ट डिफाइन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, याद है? एल्केन का मीजोमेरिक इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से डिफाइन होता है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी बार माइनस ज्यादा आएगा। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। sp2 कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, sp2 कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा प्लस आर इफेक्ट है। तो बच्चे जोश जोश में इसका आंसर गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। नोट, प्लस आर इफेक्ट of alkyl group defined by hyperconjugation। ये देखो, तो ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया तो तुम गलती कर दोगे, इसलिए फिर करा रहा हूं। और ये मैं पीछे करा के आया हूं जीओसी में, रेजोनेंस में, और यहां फिर करा रहा हूं। वहां पे मैंने स्टेबिलिटी में कराया था कार्बोकटायन बना के। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। अब एक और सिचुएशन, इसको जरा देखना, यहां पर भी गलती करोगे, और मैं करा के आया हूं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ EAS ऑफ हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? देखो, आप लोगों को यदि याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हैलोजन जो होता है
आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है मगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। हैलोजन का आर इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता, हैलोजन का आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। याद है सबको? बोल गए होगे। ये देखो, तो ऑर्डर ये होता है, हैलोजन एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जनरली आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मगर हैलोजन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है मगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हैलोजन इज ए आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, ये आर्थो और पैरा पे माइनस लाता है ड्यू टू आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये आर्थो और पैरा पे माइनस लाता है। ये देखो, ऐसे। मगर इसकी एक और बात है, हैलोजन contains strong minus I effect, strong minus I effect due to high electronegativity, high electronegativity। इनका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट प्लस चार्ज को खींचेगा, तो अब ये प्लस आएगा पूरी रिंग पे। क्यों? माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो रिंग पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखो, एक क्या कर रहा है, माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक क्या कर रहा है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब डोमिनेशन किसका है, तो हैलोजन के केस में क्या होता है, डोमिनेशन आई इफेक्ट का होता है इन केस ऑफ हैलोजन। इसी वजह से कहा जाता है हैलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जबकि वो आर्थो पैरा पे माइनस ला रहे हैं मगर वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। क्यों? बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आई इफेक्ट के थ्रू खींच लिया जाता है। मान लो आर इफेक्ट ने 10 रुपए तुम्हें दिए और आई इफेक्ट ने 20 रुपए तुमसे खींच लिए, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, 10 रुपए खींच गए। कुछ ऐसा हो रहा है, आर इफेक्ट ने 10 रुपए तुम्हें दिए, आई इफेक्ट ने 20 रुपए तुमसे खींच लिए, अब रिजल्टेंट क्या हुआ, 10 रुपए तुमसे खींचे तो तुम डीएक्टिवेट हो गए। तो रिजल्टेंट क्या है, डीएक्टिवेटिंग। रिजल्टेंट क्या है, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिव ऑफ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो हैलोजन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि उनका आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। इसी वजह से ऑर्डर ये है, रेजोनेंस इसका सबसे स्ट्रॉन्ग है मगर आई इफेक्ट सबसे वीक इसका है, तो ये सबसे कम डीएक्टिवेट करेगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव आई की क्या है, सबसे कम है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ब्रोमीन फिफ्थ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर भी ध्यान रखना, अचानक लगाने को आ गया तो तुम गलत लगा दोगे जोश जोश में। और ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, वहां पर भी पढ़ाया है। तो हैलोजन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं मगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका आई इफेक्ट बहुत डोमिनेट करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनका आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और वो इनके आर इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। और ये रेयर केस है, ऐसा कहीं नहीं होता है कि आई इफेक्ट आर इफेक्ट पे डोमिनेट करे, इस जगह होता है सिर्फ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऑर्डर क्या होगा, ये होगा ऑर्डर, क्या होगा ये। ठीक है, जो स्पेशल केस थे दो जहां पे आप फंस सकते थे, दोनों बता दिए। एक स्पेशल केस ये था जहां पे आप फंस सकते हो, एक स्पेशल केस ये है जहां पे आप फंस सकते हो, बाकी आप नहीं फंसोगे, आप निकाल दोगे क्वेश्चन को।
तो इतनी देर में मैंने आपको पढ़ाया क्या है? इतनी देर में मैंने बस आपको एक बात पढ़ाई है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो और कहां चिपका दो? जहां पे माइनस ज्यादा है। बेंजीन का केस है तो चाहे जहां चिपका दो, क्योंकि सब जगह माइनस बराबर होता है। और बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, मतलब बेंजीन डेरिवेटिव है, तो चेक कर लो कहां पे माइनस ज्यादा है, वहां पे चिपका दो। ठीक है। और रिएक्टिविटी कैसे पहचानोगे? जितनी ज्यादा रिंग निगेटिव उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। बस सिंपल सी बात है। क्यों? प्लस का अटैक कराओगे तो माइनस देखना है। अब कुछ क्वेश्चनों को आप करके दिखाओ, बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर बताओ। अब ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा? ये। कहां लगाओगे? बेंजीन का केस है, चाहे जहां लगा दो, सब क्लोरोबेंजीन है। ये क्या इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा? ये हेलोजिनेशन का केस है, ये बनाएगा। कहां लगाओगे? चाहे जहां लगा दो, बेंजीन का केस है, सब जगह सेम है। अब यहां पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br। कहां लगाओगे? ये ग्रुप लगा है, ये कैसा है? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, प्लस आर है ना, तो आर्थो पे लगाओगे और एक बार पैरा पे लगाओगे। एक बार आर्थो लगा दो, क्यों? वहां पर माइनस ज्यादा है। और एक बार पैरा लगा दो, क्यों? वहां पर माइनस ज्यादा है। अब ये क्या है? देखो, ये मिलके क्या बनाएंगे? देखो यहां CH Br है, Br खींच लेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये Br खींच लेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कहां लगेगा? आर्थो और पैरा पे। क्यों? आर्थो और पैरा पे माइनस ज्यादा है, तो आर्थो पे लगा दो, पैरा पे लगा दो। ये देखो, इसको बोलते हैं आर्थोजाइलिन, इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये भाई क्या है? Br खींच लेगा, तो Br खींचने के बाद क्या बचा? CH3 अब देखो, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो गौर से समझो, बस नाम है, होती कुछ नहीं है। देखिए, देखो, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन is a example of electrophilic aromatic substitution reaction। फीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है। बस यहां पर भी यही देखना है, इलेक्ट्रोफाइल निकालो, चिपका दो। कैसे? देख लो, गौर से देखो होता क्या है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है? एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड AlCl3 की प्रेजेंस में, और ये कैसा है? एनहाइड्रस है, मतलब पानी नहीं है इसमें। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनाता है? ये बनाता है इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव। ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक कर देता है ऐसे। बस एल्काइलेशन में क्या होता है? R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है ऐसे। जैसे ये देखो, आपने ये कर लिया, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? रिंग पे अटैक करेगा। बस मान लो आपने बेंजीन ले रखा है, तो कहां पे अटैक करेगा? कहीं पर भी कर लो,
कहीं पर भी कर लो। तो एल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफाइल, ये देखो बन गया। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है? ये हाइड्रोजन हटाने के बाद की चीज, और ये चिपक गई, ये देखो ऐसे, बस वही काम हो रहा है। तो एल्काइलेशन में क्या है? एल्काइलेशन का रेजेंट है AlCl3। फीडल क्राफ्ट रिएक्शन का रेजेंट कौन है? AlCl3, EFCl3। और ये सब क्या करते हैं? ये सब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैच हो जाता है, वो इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैच हो जाता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, बताता हूं, जरा इसको देखो। काम यही है, एल्काइलेशन में क्या करना है? यही काम करना है। देखो बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा? ये जोड़ दो रिंग पे, ये फीडल क्राफ्ट, ये कौन सी रिएक्शन है? फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए इसको कहते हैं फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये जोड़ दो। कहां जोड़ोगे? बेंजीन रिंग है, चाहे जहां जोड़ दो। ये देखो ऐसे, बेंजीन रिंग है, चाहे जहां जोड़ दो। अब यहां से तुम फंसोगे, तो इसके पहले मैं पढ़ाता हूं। अब देखो बच्चों, जरा इसको ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एक अपने को रीअरेंज करता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बोकैटायन के पास होती है, ना तो फ्री रेडिकल ऐसा करता है, ना कार्बे एनायन करता है, ओनली कार्बोकैटायन करता है, ओनली कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने को रीअरेंज करता है। रीअरेंज करने का मतलब, यदि कहीं प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो वो अपने को सेकेंडरी कार्बोकैटायन में चेंज कर लेता है, कहीं सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो वो अपने को टर्सरी कार्बोकैटायन में चेंज कर लेता है, कहीं प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो वो अपने को टर्सरी कार्बोकैटायन में चेंज कर लेता है। स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बोकैटायन में होती है। कैसे करता है बताता हूं। जैसे ये देखो, कोई कार्बोकैटायन है, ये देखो, ये देखो। अब यदि ये प्लस यहां पे आ जाए तो ये सेकेंडरी हो जाएगा ना, देखो, यदि ये प्लस यहां पे आ जाए तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। अब प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी। अब आएगा कैसे? तो देखो, देखो कैसे आएगा। ये हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन, गौर से देखना, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा H निगेटिव के फॉर्म में, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट होगा। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन H निगेटिव मिला तो ये हो गया। अब ये H निगेटिव मिला तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गए ना, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हुआ। कुछ ऐसे हुआ है, देखो इसने क्या किया, H निगेटिव रिलीज कर दिया। आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझाता हूं, ये देखो, और निकला क्या, H निगेटिव। अब ये H निगेटिव इसको मिल गया तो ये ऐसे हो गया, ये देखो है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। इसको कहते हैं H निगेटिव शिफ्टिंग। H निगेटिव को बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग।
इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग सिर्फ बगल में शिफ्टिंग होती है, 1 से 2 अगल बगल, ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, इसीलिए नाम दिया जाता है 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करके कार्बोकैटायन अपने को क्या कर गया? स्टेबलाइज कर गया। प्राइमरी वाला क्या बन गया? सेकेंडरी बन गया। ये देखो और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखो, जैसे ये कार्बोकैटायन है, अब ये अपने को रीअरेंज कर लेगा। ये क्या है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब यहां का हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर दो, H निगेटिव, यहां का H निगेटिव यहां शिफ्ट कर दो, अगल बगल शिफ्टिंग होती है सिर्फ, तो यहां पे प्लस आ जाएगा। अब देखो क्या हो गया, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया। तो कार्बोकैटायन ऐसा कर लेता है, किया क्या है? 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। आपने क्या शिफ्ट किया है? H निगेटिव, इसीलिए लिखते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड का मतलब H निगेटिव, यहां का H निगेटिव यहां दे दिया तो यहां पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया। अब मान लो ऐसा दिया हो तो देखो, अब H है ही नहीं तो क्या करोगे? ये चेक करो, H है ही नहीं, ये क्या है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। यदि H नहीं है तो CH3 शिफ्ट हो जाता है। यदि H नहीं है तो कौन शिफ्ट हो जाएगा? CH3। ये देखो, अब ये क्या बन गया? टर्सरी कार्बोकैटायन। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बोकैटायन में होती है। किसमें होती है मुन्ना? कार्बोकैटायन में। देखो अब यहां H है नहीं, है नहीं, तो यहां पे क्या शिफ्ट हुआ है? CH3 निगेटिव, यहां से CH3 निगेटिव निकला ऐसे, तो यहां पे प्लस बन गया, और ये CH3 निगेटिव इसको मिल गया। ये देखो, अब इसको क्या कहते हैं? 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्यों? मिथाइल निकला है ना, इस बार हाइड्राइड थोड़ी निकला है। तो 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बोकैटायन में है। यदि वो अपने को स्टेबलाइज कर रहा है तो शिफ्ट करेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। और स्टेबलाइज करने में क्या होगा? प्राइमरी से सेकेंडरी जाएगा या प्राइमरी से टर्सरी जाएगा? सेकेंडरी से टर्सरी जाएगा, सेकेंडरी से सेकेंडरी नहीं जाएगा, प्राइमरी से प्राइमरी नहीं जाएगा। जब वो अपने को स्टेबलाइज कर रहा होता है तभी ऐसा करता है। और वो किसी को भी शिफ्ट कर सकता है, हाइड्रोजन को भी कर सकता है, मतलब हाइड्राइड को भी कर सकता है, मिथाइल को भी कर सकता है, ध्यान रखना, मिथाइल को भी कर सकता है। ये देखो, ये इस तरह से, इसको क्या कह रहे हैं? 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग। प्राइमरी कार्बोकैटायन से टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया, टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बोकैटायन में होती है और किसी में नहीं होती है, और किसी में नहीं होती। तो अब क्या हो रहा है? अब आप कर रहे हो एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बोकैटायन। तो यार ये अपने को स्टेबलाइज भी करेगा, तो आपको बहुत अच्छे से देख के जोड़ना पड़ेगा। आप जोश में जोड़ोगे तो गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने को रीअरेंज करता है। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अब कहां पे प्लस बनेगा? यहां पे प्लस बनेगा, मगर आप सबको पता है कि ये कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन के पास क्या है? अपने को रीअरेंज करने की प्रॉपर्टी है। तो यार ये अपने को रीअरेंज करके ऐसे हो जाएगा, प्राइमरी से क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहां का H यहां चला गया, तो ये जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि रियलिटी में प्राइमरी वाला है ही नहीं, वो तो अपने को रीअरेंज कर गया। तो ये प्लस है ना, तो प्लस बेंजीन रिंग से जुड़ता है, तो आंसर ऐसा आएगा। ये देखो, ये कार्बन जुड़ेगा ना, तो ये कार्बन ये है, ऐसा आंसर आएगा।
मेजर, और ये आंसर माइनर होगा ना के बराबर, ये वाला। तो तुम जोश जोश में ऐसा मत कर देना। क्यों? क्योंकि हैलोजिनेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नाइट्रेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सल्फोनेशन में नहीं होगा, मगर एल्काइलेशन में होगा। क्योंकि एल्काइलेशन में कार्बोकैटायन बनना है, और कार्बोकैटायन के पास ये फीचर होता है कि वो अपने को रीअरेंज करता है। कार्बोकैटायन के पास मुन्ना क्या होता है? फीचर होता है कि वो अपने को रीअरेंज करता है, और रीअरेंज करने के बाद चिपकेगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन चिपकेगा। तो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन को एक नया नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि उसमें एक ये फीचर ऐड हो गया है। अब जैसे ये देखो, ये क्या है? ये प्लस। अब आप जानते हो ये टर्सरी है, ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ये प्लस बना। तो ये तो प्राइमरी है, ये अपने को रीअरेंज करेगा और क्या हो जाएगा? टर्सरी हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन बेंजीन से जुड़ेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बेंजीन से जुड़ता है, ये देखो। तो ये कार्बोकैटायन बेंजीन से जुड़ेगा, ये देखो। अपने को क्या कर रहा है? रीअरेंज कर रहा है। तो फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत गौर से करिएगा, नहीं तो पता चला बस तुम जोड़े पड़े हो। ऐसा नहीं जोड़ना है, सबके पास कुछ कुछ फीचर है। देखो बेसिक फंडा यही है, प्लस को माइनस से जोड़ना है, मगर यदि प्लस कार्बोकैटायन है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने को रीअरेंज करता है। तो रीअरेंज करने के बाद जोड़ना है। कहां जोड़ना है? जहां पे माइनस ज्यादा हो। रूल वही है, रूल वही है, जहां पे माइनस ज्यादा है वहां पे जोड़ना है। अब इसके एक आध एप्लीकेशन मैं आपको और कराता हूं खतरनाक। कैसे? जैसे ये देखो, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, अब मैं क्वेश्चन की टफनेस बढ़ा रहा हूं। देखो, यदि ऐसे ले लिया जाए तो डरना नहीं, डरना नहीं बच्चों। ये देखो, अब ये क्या हुआ है, अब मैं समझाता हूं। पहले क्या होता था? एल्काइल हैलाइड अलग और अटैक करने वाली रिंग अलग। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्वेश्चन को टफ करना है तो दोनों को एक साथ कर दो। ये देखो, अब भाई यहां पे देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। डरना नहीं भाई, आप डरोगे, आप डरोगे बेटा। देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना? 3 कार्बन है। तो 1 2 3, ये आया प्लस। ये देखो, कार्बोकैटायन ऐसे ही तो बनेगा। अरे भाई हैलोजन हट गया, ये हैलोजन को लेके चला गया, AlCl4। अब आपने क्या किया? रिंग पे दोनों सिचुएशन दे दी ना, एल्काइल हैलाइड को भी रिंग से जोड़ रखा है, तो कार्बोकैटायन बनाने वाली सिचुएशन भी इसी के पास है, रिंग के पास ही है। तो देखो कार्बोकैटायन बना। अब ये रिंग को जुड़ेगा। अब जब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? गौर से देखना। देखो 1 2 3 4 5, ये आपस में जुड़ गए तो 5 मेंबर की रिंग आ जाएगी। हमें क्या करना है? हमें ये बनाना है। सबसे पहले कोशिश करनी है 6 मेंबर रिंग बनाने की। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। फिर 5 मेंबर रिंग बनाने की, फिर 4 मेंबर रिंग बनाने की। ये देखो, किसकी? 6 मेंबर रिंग बनाओगे, 5 मेंबर रिंग बनाओगे, 4 मेंबर रिंग बनाओगे। 3 मेंबर की रिंग नहीं बनाते हैं, अनस्टेबल होती है, और 2 की तो होती ही नहीं है, तो हम 3 की बनाते ही नहीं है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है रिंग का, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिंग फॉर्मेशन। तो यदि बेंजीन रिंग में ही एल्काइल हैलाइड जोड़ दिया जाएगा
तो क्वेश्चन टफनेस बढ़ जाएगी। कैसे? ये देखो कार्बोकैटायन बना, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है इतना सा भी, बस वो टफनेस क्यों बढ़ गई कि कार्बोकैटायन ये बना। अब कार्बोकैटायन कहां ऐड होता है? रिंग पे। अब रिंग पे कहां ऐड करोगे? अर्जसेंट पे। क्यों? क्योंकि अब ये कहीं पर भी नहीं ऐड हो सकता है, आपको रिंग बनानी है, ट्विस्ट रिंग थोड़ी बनानी है। तो अब ये कार्बोकैटायन कहीं पर भी नहीं ऐड हो सकता, या तो यहां ऐड होगा या यहां ऐड होगा, बस। और दोनों जगह एक जैसी है तो चाहे जहां ऐड कर दो, ऐसे ऐड कर दो। तो देखो ये प्रोडक्ट आया, और ये ऐड हुआ, ये प्रोडक्ट बना। तो यदि रिंग में ही एल्काइल हैलाइड हुआ, रिंग में ही एल्काइल हैलाइड हुआ, तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिंग फॉर्मेशन करेगा, अलग अलग थोड़ी ना है, और हमेशा जहां से रिंग जुड़ी है उसके बगल में ही ऐड होगा। रिंग यहां से जुड़ी है ना, तो या तो यहां ऐड होगा या यहां ऐड होगा, और चाहे जहां ऐड करो, 5 मेंबर की रिंग बननी है। और हमें क्या कोशिश करनी है? 6। ऐसे पहले 6 बनाने की कोशिश करनी है, 6 नहीं बन रही तो 5 बना लो, 5 ना बने तो 4 बना लो। अभी इसका एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे थोड़े से तुम्हारे तोते उड़ जाए, डरना नहीं ना मुन्ना, ना ना बेटे, ना, डरना नहीं है ना। कोई डरेगा तो नहीं बच्चों? कोई डरेगा तो नहीं? ये देखो, ये देखो, अब कार्बोकैटायन यहां फॉर्म हुआ, देखो यहां पे रोना धोना मच रहा होगा। अब कितने कार्बन है जरा एक बार अच्छे से काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4। अब तीसरे पे ये है, ये देखो 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, और इस पर प्लस कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन जरा देखो कैसा है, ये देखो जरा कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, चेक करो। अब यहां पे तुम दो गलती कर सकते हो। क्या? तुम प्राइमरी कार्बोकैटायन को ही डायरेक्ट इससे ऐड कर दोगे, और कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6। तो कोई बच्चा ये प्रोडक्ट बना सकता है कि यार 6 मेंबर की रिंग बन रही है, बना लो। और यहां पर ये 1 2 3 4 5 6, 5 से क्या अटैच है? एक CH3। मगर ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी है कि अपने को रीअरेंज करता है। तो जब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो ये पहले अपने को रीअरेंज करेगा, फिर जाके रिंग अटैच होगी। ऐसे अब ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया। हाइड्रोजन यहां प्लस यहां, अब ऐड होगा 1 2 3 4 5, और 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की नहीं बनेगी। और जबकि 5 मेंबर की कम स्टेबल है, मगर भाई वो पहले अपने को रीअरेंज करेगा। अच्छे से जोड़ना, देखो ये पांचवा और पहला जुड़ गया, और जब पांचवा और पहला जुड़ेगा तो ये एक फ्री बैलेंसी, एक ये CH3, ये आएगा। पहला और पांचवा जुड़ा है, ये मेन प्रोडक्ट होगा। हाँ भाई, निकला धुआं? बात समझ पाए? तो यदि रिंग में ही एल्काइल हैलाइड है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, वहां पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कैसे करना है। वहां पे रिंग का फॉर्मेशन होगा, कोशिश करनी है 6 मेंबर की बनाने की, 6 ना बने तो 5 बनाओ, 5 ना बने 4 बनाओ।
मगर ध्यान रखना कार्बोकटायन पहले अपने को स्टेबलाइज करेगा फिर रिंग फॉर्मेशन होगी। कार्बोकटायन पहले अपने को स्टेबलाइज करेगा फिर रिंग फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कार्बोकटायन क्या करेगा, पहले अपने को स्टेबलाइज करेगा फिर रिंग फॉर्मेशन होगी। ये देखो, अब जरा और प्रोडक्ट बताता हूं। अब इसी में बी पार्ट होता है एसाइलेशन, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसे वो फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसी तरह फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसका बी पार्ट। फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये क्या होता है, वही काम है, बेसिक प्रिंसिपल वही है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो और चिपका दो, मगर इसका रेजेंट अलग है। इसका रेजेंट होता है एसाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। इसके साथ हम यूज करते हैं क्या, एनहाइड्रस AlCl3। अब ये दोनों करते क्या है, ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, ऐसे। ये देखो ऐसे, और ये इलेक्ट्रोफाइल, बहुत ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत स्टेबल होता है। कैसे, देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने में रेजोनेंस कर लेता है। कैसे, ये लोन पेयर यहां पे आ जाते हैं। अब जरा चेक करो, लोन पेयर यहां आ जाएंगे तो उस पर प्लस आ जाएगा। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करो। और मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, न्यूट्रल विद ऑक्टेट कंप्लीट, उसके बाद चार्ज विद ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये कभी रीअरेंज नहीं होगा। क्यों रीअरेंज नहीं होगा, क्योंकि तुम रीअरेंज करोगे तो कार्बोकटायन बनेगा, और कार्बोकटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, और यहां ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो जब यहां पे प्लस होता है, इसका मतलब ये वाला है, इस चीज के लिखे होने का मतलब ये लिखा है, और ये मोस्ट स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वजह से ध्यान रखना है कि ये रीअरेंजमेंट नहीं करता है, रीअरेंजमेंट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। रीअरेंजमेंट किया जाता है स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए, मगर ये जिस फॉर्म में मिला है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो एसाइलेशन में ये जो कार्बोकटायन आया, एसाइल कार्बोकटायन, ये खुद अपने में सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये रीअरेंज नहीं होता है। ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हाईएस्ट स्टेबल है। तो ये रीअरेंज नहीं होगा, जहां पे CO लगा है बस वहीं पे प्लस है, और यही डायरेक्ट अपना रिंग पे जुड़ जाएगा, ये डायरेक्ट अपना रिंग पे जुड़ जाएगा। तो एल्काइलेशन में क्या करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। एल्काइलेशन में क्या करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, मगर एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं है, डायरेक्ट जुड़ेगा। देखो, और क्यों, क्योंकि ये फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ये वाला जो फॉर्म है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इस फॉर्म का मतलब ये फॉर्म।
तो यहां पे हमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है, बस डायरेक्ट जोड़ देना है। ये देखो कहां पे प्लस आया, ये प्लस आया, बस इसको रिंग से जोड़ दो। ये इजी है उससे, क्यों? इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, बस रिंग से जोड़ देना है। ये देखो ये प्लस आया, बस रिंग से जोड़ दो। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये देखो ये प्लस आया, बस रिंग से जोड़ दो। किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट हम नहीं करेंगे। अब प्लस है तो कहां जुड़ेगा, जहां माइनस ज्यादा है। जैसे ये देखो, अब देखो यहां पर ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, डायरेक्ट रिंग से जुड़ जाएगा। ये देखो 1 2 3, ये देखो 1 2 3, 1 2 3, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोकटायन बनना है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कोई रिंग से अटैच नहीं होगा। ये देखिए, अब इसका और टफ क्वेश्चन, जैसे वहां बनाया था वैसे यहां बना देते हैं। ये देखो अब आपने अलग से एसाइल क्लोराइड नहीं लिया है, रिंग में अटैच एसाइल क्लोराइड है, तो कार्बोकटायन बनेगा। अब ये रीअरेंज नहीं होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये देखो बना, अब ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। कहां से? बगल वाले से जुड़ेगा, हमेशा बगल वाले से। कितने मेंबर की रिंग हुई? 5 मेंबर की रिंग। अब ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, बस अब 5 मेंबर की रिंग बना दो। 1 2 3 4 5, ये देखो आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन में डिफरेंस समझ रहे हो? ये है, एल्काइलेशन से आप बहुत बड़ा एल्केन नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वो रीअरेंज हो जाता है ना। यदि मैं पूछूं क्या प्रोपाइल बेंजीन बना सकते हो? नहीं, क्योंकि वो अपने को रीअरेंज करेगा। एल्काइलेशन से आप क्या इससे ये बना सकते हो, बेंजीन से ये नहीं बना सकते हो। फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन से क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि रीअरेंज करेगा ना। आप ऐसे मान लो ले लेते हो, इसके साथ कराते हो, तो यार ये जैसे ही कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन अपने को रीअरेंज करेगा। यहां पे प्लस आएगा, वो प्लस यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो जब यहां शिफ्ट होगा तो ये आंसर आएगा ना, आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन अपने को रीअरेंज करता है। तो बेंजीन से ये फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन से नहीं बना सकते हो, लंबा वाला कार्बन नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि रीअरेंज करता है। तो इसको बोलते हैं फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और इसको बोलते हैं फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है RCOCl का एडिशन। तो RCO का एडिशन, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट चिपका देना है। एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होना है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होना है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ। अब जरा देखो नोट, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारा खत्म। नोट, गौर सुनना। फिनॉल, फिनॉल कौन है? ये एनिलीन, एनिलीन कौन है? ये डज नॉट
गिवन फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? गौर सुनो, क्यों नहीं देते? रीजन क्या है? देखो, इनके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करते हैं, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाते हैं AlCl3 के साथ। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लुईस एसिड है, और जिसके पास लोन पेयर है तो वो लुईस बेस है। एसिड बेस रिएक्शन होके ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ऐसा। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसके ऊपर प्लस आ जाएगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, तो प्लस पे प्लस थोड़ी अटैक करेगा भाई, इस पर प्लस पे प्लस थोड़ी अटैक करेगा। अब ये ऐसा हो गया ना, तो अब ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। अब प्लस पे प्लस थोड़ी अटैक करता है, तो अब ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो अब मेटा डायरेक्टिंग हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा? प्लस पे प्लस अटैक नहीं करेगा, प्लस पे प्लस अटैक नहीं करेगा। तो इसीलिए फिनॉल एनिलीन फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से वो एसिड बेस रिएक्शन पहले कर लेता है। ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। इस वजह से ये फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है। नोट दूसरा, नाइट्रोबेंजीन, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। ये देखो, क्यों? क्योंकि इनके पास ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज देंगे ना, और जब रिंग में पॉजिटिव चार्ज देंगे तो रिंग रिएक्शन कैसे करेगी? ये सब रिंग में क्या देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, ये सब रिंग को प्लस देंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये भी डज नॉट शो फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। अब प्लस पे प्लस थोड़ी अटैक करेगा भाई, प्लस पे प्लस कैसे अटैक करेगा बताओ? सेम चार्ज इलू टीलू थोड़ी करेंगे, सेम चार्ज भैया रिपल करेंगे। और ये स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो भी फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। रीजन क्या है? कि वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग। वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? अब ये पूरा मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पूरा पढ़ा दिया है, पूरी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से बता दी, उसके बहुत सारे एग्जांपल आपको करा दिए, बहुत सारे। आपका काम है इसको करना, और मैं जो क्वेश्चन लिखूं, ये देखो स्पेसिफिक EAS की सीट है, इसको करके आना। ठीक है, इतना आपको करना है, पूरा EAS कर लेना है अच्छे से, और इसके क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।